एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको सी-टेट की मैराथन्स को कंप्लीट करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने साइंस की पैरागोजी को कंप्लीट कवर करवा दिया है, वो भी एक ही वीडियो में। आप जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साइंस के एनसीईआरटी के कंटेंट की। आप चाहो तो एनसीईआरटी के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से बुक्स को निकाल कर उनसे भी नोट्स बना सकते हो। नहीं तो आपको समय बचाना है तो मैंने आपके लिए ये पूरी पीडीएफ तैयार कर दी है, एनसीईआरटी नोट्स से है। बिल्कुल एक एक चीज उठाकर मैंने वहीं से रखी है डिट्टो, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट उठकर आते हैं। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी के कंप्लीट नोट्स को एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। आप इन नोट्स को बना सकते हैं। जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगी, बोलूंगी या जिस भी चीज से रिलेटेड मैं चीजें बताऊंगी, आपको वो नोट डाउन कर लेनी है। एक अपनी कॉपी बना लेनी है नोट्स की और इन्हें पूरे नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लेना है। जो भी चीजें मैं बताऊंगी कंप्लीट कवर करवाऊंगी। मैं आपको ऐसे कवर करवाने वाली हूँ कि 6th की अलग एनसीईआरटी, 7th की अलग और 8th की अलग, तीनों की एनसीईआरटी को मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगी। और आज की जो आपकी वीडियो है वो है क्लास 6 की एनसीईआरटी। जितने भी इसके अंदर टॉपिक होते हैं सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं डिट्टो उठकर आती हैं, सेम चीज़ें रखी हैं। आप मेरे ये नोट्स पहले देख लीजिए, कितने अच्छे तरीके से मैंने ये बनाए हैं ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारी चीज़ें क्लियर हो, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप इन नोट्स को खुद से प्रिपेयर करेंगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है, ये प्योर एनसीईआरटी बेस है। मैंने वहीं से चीज़ें उठाई हैं, वहीं से मैंने ये नोट्स प्रिपेयर करे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उन्हें एनसीईआरटी की बुक्स नहीं मिलती है, ऐप नहीं मिल पाता है, चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि जो न्यू बिगिनर बच्चे होते हैं उन्हें चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। इसीलिए मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी को इस एक वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 6 एनसीईआरटी को, जो आपके एग्जाम के पर्पज से हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक हो जाता है आपका भोजन यानी कि फूड। फूड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? भोजन के स्रोत, अवयव एंड भोजन को स्वच्छ करना या संतुलित आहार। आप ये भी मान सकते हैं कि इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज भोजन के स्रोत, सेकंड इज भोजन के अवयव एंड थर्ड इज भोजन को स्वच्छ करना या संतुलित आहार। क्लियर है? अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए भोजन क्या होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन क्या होता है? एक पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है और रोज खाया जाता है। रोज लेते हैं आप भोजन, 3 टाइम लेता है, कोई 2 टाइम लेता है। दाल, रोटी, सब्जी, जो भी चीज उसके अंदर आप लेते हैं, मिनरल्स या पानी, जो भी चीजें होती हैं उसके अंदर, वो क्या होता है? हमारा भोजन होता है। भोजन के स्रोत देख लेते हैं। सोर्स ऑफ फूड, वह स्थान या जीव जहां से हम भोजन प्राप्त करते हैं। आप कहाँ से करते हो? पेड़ों से करते हो, जंतुओं से करते हो, दूध, मक्खन, घी, ये सारी चीजें हो जाती हैं। जो भोजन होता है वो दोनों से प्राप्त होता है, चाहे पौधों की बात करो चाहे जंतु की बात करो। मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिख भी दिया है कि पौधे और जंतु हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग देख लेते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चुकंदर हो गया, पालक हो गया, आपने देखा होगा इसके पत्ते भी खाए जाते हैं, गाजर हो गया आदि। पौधों की पत्तियां तथा दोनों खाने योग्य होते हैं। मतलब उसकी जो फल होता है यानी गाजर होगी वो तो होता ही है, उसके पत्ते भी जो होते हैं वो खाने लायक होते हैं। मूली होगी, तो ये सारी चीजें क्या होती है? इसके 2 भाग खाने योग्य होती हैं। नेक्स्ट है आपका, सरसों के बीज से हमें तेल भी प्राप्त होता है और सरसों के पत्तों को हम पकाकर भी खाते हैं। इसकी पत्तियां साग बनाने के काम भी आती हैं। आपने सर्दियों में बहुत ज्यादा साग वगैरह लिया होगा या खाया होगा या बनाया भी होगा। केले का पौधा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कच्चे केले की सब्जी भी बनती है एंड केले को पकाकर भी खाया जाता है। नॉर्मल आप इसे फास्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका सीताफल। काशी फल के फलों की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। काशी फल आपने देखा होगा, ज्यादातर क्या होता है ये मंदिर के भोग में भी बनाया जाता है। गोभी के फूल के रूप में ऐसी होती है, फूल के रूप में भी होती है। मतलब गोभी को हम फूल के रूप भी दे सकते हैं और गोभी बनाने के काम भी आती है। इसके अलावा हम पौधों के अनेक भागों को खाते हैं। किस किस को खा लेते हैं? जैसे कि तना यानी कि
स्टेम जिसे बोलते हैं। पत्ती तो हम खाते ही हैं, साग की होगी, मूली के पत्ते हो गए, केले के हो गए, मूली के हो गए, सरसों होगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं पत्ते के रूप में खाने के लिए। फ्लावर जैसे गोभी को बताया मैंने, फल फ्रूट्स हम खाते हैं एंड जड़, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके भागों को हम खाते हैं। और इम्पोर्टेंट है कि कौन-कौन से भाग होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, मधुमक्खियां फूलों से मकरकंद मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे छत्ते में भंडारित करती है। फूलों और उनका मकरकंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां क्या करती हैं, फूलों के अंदर अपने शहद को इकट्ठा करती हैं, होते हैं जहरीले भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिससे क्वेश्चन 101% बनता ही बनता है, ज्यादातर तना पूछा जाता है, लेकिन मैंने इसके अंदर चारों इंक्लूड कर दिए हैं। पहला है जड़। जड़ कौन सा पार्ट होता है, जैसे गाजर होगी, मूली, चुकंदर, शकरकंद एंड शलजम। तना क्या होता है, प्याज हो गया, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी। पत्ती कौन होगी, पालक, गोभी, सरसों के पौधे। फूल कौन कौन से हो गए, केले का हो गया, कद्दू का, सूरजमुखी का एंड चमेली का। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है कि कौन सा क्या है। क्लियर है, आगे देखिए। भोजन के मुख्य पोषक यानी कि न्यूट्रिएंट्स या अवयव यानी कि कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज वसा, थर्ड इज प्रोटीन, फोर्थ इज खनिज, फिफ्थ इज विटामिन। बहुत ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना होता है। और इसके स्रोत क्या होते हैं, गेहूं, बाजरा, चावल, गन्ना, पपीता। अंडरलाइन करिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, ऊर्जा। टेस्ट देख लेते हैं मंड या शर्करा का। मंड में आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालने पर कैसा हो जाता है, नीला या काला हो जाता है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसका रंग कैसा होता है जब हम इसमें आयोडीन विलयन के 2 से 3 ड्रॉप्स डालते हैं, कैसा हो जाता है, नीला या काला। क्लियर है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अंडरलाइन करते रहिएगा। वसा क्या होता है, वसा शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। अगर दोनों में से पूछा जाए ना कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में से कौन ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, तो वसा। वसा शरीर को ऊर्जा की भी प्रदान करता है। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाती है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है या वसा। तो वसा जो है वो ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। वसा के स्रोत देख लेते हैं। पहला है आपका मक्खन, सेकेंड इज घी, थर्ड इज दूध, फोर्थ इज तिल एंड फिफ्थ इज तेल। क्लियर है, जो भी लिक्विड चीजें होती हैं, घी, ऑयली चीजें जो होती हैं ना, वो हमारी वसा में आ जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिन्हें मैं सर्कल कर रही हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। इससे रोग कौन सा होता है, क्वार्शियकर एंड मैरिस्मस। इसके स्रोत कौन से होते हैं, सोयाबीन, अंडा, मछली, मटर आदि। ज्यादातर सोयाबीन पूछा जाता है कि सोयाबीन क्या है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है, तो ये चीज पूछ ली जाती है। तो याद रखना है सोयाबीन क्या है, प्रोटीन है। इसका भी टेस्ट आ जाता है, टेस्ट देख लेते हैं। पदार्थ का चूर्ण बनाए, थोड़ा सा उसमें थोड़ा जल डालें, प्लस 2 बूंद कॉपर सल्फेट CuSO4 की डालें, प्लस उसके अंदर 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा डालने पर कैसा हो जाता है रंग, बैगनी। अगर बैगनी रंग आ रहा है तो प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर है, और नीला काला आ रहा था तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये दोनों चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका खनिज। खनिज क्या होता है, खनिज उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। खनिज की हमारी बॉडी को अल्प मात्रा यानी थोड़ी सी मात्रा में आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल जो इसके स्रोत होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, फास्फोरस। नोट में मैंने लिखा है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट को भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन देता है, वसा। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको टेस्ट बताए। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम तनु आयोडीन डालते हैं तो कैसा रंग देता है, काला और नीला। अगर प्रोटीन में NaOH कास्टिक सोडा या कॉपर सल्फेट उसके अंदर डालते हैं तो कैसा रंग देता है, बैंगनी रंग देता है। कौन, प्रोटीन।
थर्ड है कागज पर तेल का धब्बा दिखाई देना। मैंने आपको बताया था जहां भी ऑयली चीजों की बात आएगी तो वो क्या होगा, वसा। अगर हम कागज पे थोड़ा सा तेल डाल दें या हल्की सी ड्रॉप्स डाल दें तो वो क्या हो जाता है, टिश्यू पेपर की तरह वर्क करने लगता है, आर पार दिखने लगता है उसके अंदर। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसके अंदर वसा प्रेजेंट है। क्लियर है? तीनों को मैंने हाईलाइट एंड कीवर्ड में लिख दिया ताकि आपको याद रहे। प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा। आगे देख लेते हैं विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए बी सी डी ई के। इनकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं आप। ए बी सी डी ई के। अब देखिए, ए से क्या होता है, रतौंधी। बी से क्या होता है, बेरी, सी से स्कर्वी। देखिए, ए को आर से कनेक्ट कर लीजिएगा, बी से बेरी, ब से स्कर्वी, स आ गया। डी से रिकेटस हो जाता है, तो इसमें र आपको ए और डी में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ई बांझपन। के से रक्त का थक्का ना बनना। डायरेक्ट पूछ लेता है कि इससे कौन सा रोग हो जाता है। इसके अलावा जो होते हैं, दो चीजें होती हैं, जल और वसा। किस में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है वो देख लेते हैं। अगर बात करूं जल की तो जल में होता है बी और सी। और अगर बात करूं वसा में तो वसा में होता है के ई डी ए, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कीड़ा। मैंने इसे ट्रिकी वे में बना दिया है। कीड़ा जहां भी होगा वो वसा में घुलनशील होगा, के ई डी ए। क्लियर है? आगे देखिए, इसकी मैंने ट्रिक बना दी है कि कौन से रोग होते हैं, रब सर बर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ए बी सी डी ई के। क्लियर है? जो ट्रिक्स है लिखते रहिएगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन साइंटिफिक नेम, बहुत बार पूछे गए हैं साइंस में। पहला है आपका ए यानी कि रेटिनोल। बी को बोलते हैं थायमीन। सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। डी को बोलते हैं कैल्सीफोरल। को बोलते हैं टोकोफोरल एंड के को बोलते हैं फिलोक्यूनिन। अब आप सोचेंगे कैसे याद रखेंगे इन्हें, तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए ट्रिक बना दी है। ट्रिक क्या है आपकी, रथ पर एक ट्रॉफी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। रथ ए और बी यानी कि रेटिनॉल एंड बी का मतलब हो जाएगा थायमीन। इसके बाद पर का कोई यूज नहीं है, लेकिन एक ट्रिकी वे में बनाने के लिए यूज किया गया है। इसके बाद आता है एक में मतलब ए को हम क्या कहेंगे, सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड के को क्या कहेंगे, कैल्सीफेरोल। क्लियर है? इसके बाद ई टोकोफेरोल और के से क्या हो जाएगा, फिलोक्यूनोन। इसे आप ट्रिक को याद कर लीजिएगा, इजीली आपको याद हो जाएगी। मेरे साथ रिपीट कीजिए, रथ पर एक ट्रॉफी। रथ चलाते हैं ना, उसे दौड़ा रहा है घोड़ा, उस पर एक ट्रॉफी रखी हुई है। इस तरीके से याद रखेंगे ना तो इजी हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट है, इसके अलावा क्या होता है, हमारे भोजन में कुछ आहारी रेशे भी होते हैं जिन्हें हम रुक्षांश कहते हैं। आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश क्या होते हैं, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। आहारी रेशों को हम क्या कहते हैं, रुक्षांश। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हो जाते हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल एंड सब्जियां। क्लियर है? आगे देखिए, अब जो खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड देख लेते हैं कि कौन से लक्षण हो जाते हैं जब वो रोग हो जाती है। पहला है हमारा विटामिन ए, जो क्षीणता, दृष्टिहीनता, इनसे रोग मतलब देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। लक्षण क्या हो जाता है, कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देने लगता है। सेकंड है आपका बी वन यानी कि विटामिन बेरी से रोग हो जाता है, दुर्बल पेशियां और काम करने के ऊर्जा में कमी। नेक्स्ट है सी स्कर्वी, क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलना। डी रिकेटस, सबको पता है, सूर्य का प्रकाश, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थियां और दांत मजबूत रखता है, इससे लक्षण क्या है, कमजोर अस्थियां हो जाती हैं। आयोडीन से घींगा गॉइटर रोग हो जाता है, लक्षण क्या है, गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, मानसिक विकलांगता आ जाती है। नेक्स्ट है लोहो यानी कि अरक्तता, इससे क्या होता है, इसका लक्षण कमजोरी। क्लियर है? डायरेक्ट पूछ लेता है तो टेबल याद कर लेना, इजी हो जाएगा याद करना। नेक्स्ट है आपका संतुलित आहार। पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारे शरीर में वे पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए।
जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता हो। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। ये नहीं कुछ ज्यादा खा लिया कुछ कम खा लिया, चीजें सेम होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और जल भी होना चाहिए। जो हमारे जितने भी मैंने विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सारी चीजें बताई, ये सीमित मात्रा में होनी चाहिए, मतलब ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा हो। और वृक्षांश और जल भी बताए मैंने, जो डाइजेशन का काम करते हैं एंड जिससे जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार के जो आहार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। क्लियर है। आगे देखिए, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं अभी बताए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। इसके अलावा 2 अतिरिक्त होते हैं, कौन कौन से? आहारी रेशे, जिसे हम वृक्षांश भी बोलते हैं, एंड जल। क्लियर है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं वो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वसा। आ गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, बता दिया है मैंने ये भी। संतुलित आहार क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारे पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण ये सारे भी प्रेजेंट हो एंड वृक्षांश और जल भी हो। क्लियर है। इसके अलावा है शाकाहारी, मांसाहारी एंड सर्वाहारी क्या होती है? शाकाहारी क्या होते हैं? जो केवल पौधे और पौधों के उत्पादों को खाते हैं। ये तो बचपन से आप पढ़े आ रहे होंगे कि जो शाकाहारी होते हैं क्या खाते हैं? फल, हरी सब्जियां, ये सब। मांसाहारी क्या खाते हैं? जानवर को, अन्य जानवरों का मांस वगैरह खाते हैं। सर्वाहारी क्या होते हैं? जो पौधे भी खाते हैं और जानवर भी। कौन होते हैं? वो मानव होते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, चावल को पकाने से पहले कई बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि चावल को पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो कौन सा है? विटामिन बी। क्लियर है। आगे देखिए, अगर हम सब्जियों का छिलका उतार देते हैं और उन्हें धोते हैं तो यह संभव है कि उनके विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इसलिए सब्जियों को अच्छे से धोएं ताकि आप उनका जो बाहर का छिलका होता है ना उसे भी खाएं, उसके अंदर भी काफी सारे विटामिन होते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, तो आपका यहाँ पर जो पहला चैप्टर है भोजन वो कंप्लीट होता है। उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर वह बड़ा भी कहलाया जाता है क्योंकि उसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम्स में आती हैं, विटामिन, खनिज एंड टेस्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसलिए मैंने उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ाया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, आपका तंतु से वस्त्र तक, यानी कि फाइबर टू फैब्रिक। अब इसे देख लेते हैं। पहले देखते हैं तंतु क्या होता है, फिर धीरे धीरे वस्त्र पर बढ़ेंगे। तो देखते हैं तंतु क्या होता है। धागे की दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियां होती हैं, आपने धागा देखा होगा, धागे में भी एक पतली पतली लेयर्स लगी होती है जो काफी सारे तागों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। जैसे कि ये जो धागा होता है इसमें भी ना बहुत पतली पतली लेयर्स लगी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। मैंने एक लाइन लिख दी है, जैसे कि फाइबर का मतलब तंतु जो होता है वो तागे से मिलकर बना होता है। तंतु जो होता है एक पार्ट होता है और तागा क्या होता है? इसके अंदर जो पतली पतली लेयर्स लगी होती है उसे हम बोलते हैं तागा। और ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? फैब्रिक, यानी कि वस्त्र, यानी धागों का निर्माण करती है, जिससे हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है तंतुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं को वस्त्र या धागों से मिलकर बनाते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं।
काफी सारे तंतुओं से मिलकर तागे बनते हैं और तागों से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं। कुछ भी, जैसे कि फाइबर बनाना होता है, हमें फैब्रिक बनाना होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तंतुओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। तंतुओं का वर्गीकरण जो होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्राकृतिक तंतु, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। संश्लिष्ट तंतु, जिसे हम बोलते हैं सिंथेटिक फैब्रिक। आपने जब भी शॉपिंग पर आप गए होंगे, आपने मोस्टली फैब्रिक के बारे में पता किया होगा, या मोस्टली बच्चों को पता भी होगा। जिस टाइप के हम कपड़े पहनते हैं, सारे अलग अलग किसी ना किसी धातु से मिलकर बने होते हैं, फैब्रिक से मिलकर बने होते हैं, जो साइंस में 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर। अब इन्हें देख लेते हैं, ये होते क्या हैं। पहला है आपका प्राकृतिक तंतु, जिसे हम नेचुरल फाइबर के नाम से जानते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती हो गए, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। सूती जूट जो है वो रेशमी से, और ऊन के जो होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, पादपों यानी कि पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जिसका हम मोस्टली सर्दियों में यूज करते हैं। और सूती वस्त्र हम गर्मियों में यानी समर्स में यूज करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं, क्योंकि हमें पौधों से मिल रहे हैं, जंतुओं से मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राकृतिक तंतु यानी कि नेचुरल फाइबर। लिख भी दिया है, पादप से जो है जैसे कि रुई प्राप्त होगी, जूट, रुई से हम क्या बनाते हैं, गद्दे बनाते हैं, या विभिन्न प्रकार की जैकेट्स भी बनाई जाती, या डिफरेंट प्रकार की जैकेट्स भी बनाई जाती हैं जो हमें सर्दियों में ठंड से बचाती है। जूट हो गया, पटसन बोलते हैं जिसे हम, जंतुओं से हमें ऊन, रेशम, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अब बात कर लेते हैं, ऊन जो होता है भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंट के बालों से ऊन भी प्राप्त किया जाता है। किस किस से प्राप्त किया जाता है, ऊंट, खरगोश, याक एंड ऊंट के बालों से। नेक्स्ट है आपका रेशम। रेशम क्या होता है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालना रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रेशम के कीटों को पालना होता है, उसे क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मादा रेशम कीट क्या करती है, अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर यानी कि झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। मादा रेशम क्या करती है, अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है, और जो हमारे किस में काम आता है, कैटरपिलर या रेशम कीट बनाने के भी काम आता है। रेशम के रेशों का उपयोग जो है रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। जो रेशम होता है उसके जो रेशे होते हैं उससे क्या बनाते हैं हम, वस्त्र। रेशमी तंतु या रेशमी कीट कोकून से खींचा जाता है। ये चीज याद रखनी है, कोकून बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कुछ पादप तंतु, जिसे हम बोलते हैं सम प्लांट्स फाइबर। कुछ फाइबर्स कैसे होते हैं जो हमें रुई से प्राप्त होते हैं यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं, वो देख लेते हैं। पहला है हमारा रुई, जिसे हम कॉटन भी कहते हैं। रुई का उपयोग किस में किया जाता है, गद्दों से। अगर डेली लाइफ की चीजों से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। तो जैसे कि आपको पता ही है, रुई का उपयोग किस में किया जाता है, गद्दों में, रजाइयों में एंड तकियों में इसका उपयोग किया जाता है। कपास क्या होता है कि साधारणतः वहां उगाए जाते हैं जहां मृदा कैसी होती है, काली, और उष्ण जलवायु कैसी होती है, उष्ण। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि कपास कहाँ उगाई जाती है, जहाँ की जो मृदा यानी कि मिट्टी होती है वो काली हो और जलवायु कैसी हो, उष्ण हो। क्लियर है, आगे देखिए। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे नींबू होते हैं ना छोटे छोटे, इस टाइप के होते हैं। और अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले कपास बीज को देखा जा सकता है। नोट में मैंने लिखा है कि इस कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी जो कपास होती है वो बालों में इलझी हुई होती है, यानी इसके ऊपर जो परत डली होती है ना वो एक लच्छेदार बालों की ढकी हुई होती है, जिसे हम हस्तचयन यानी हाथों की सहायता से अलग करते हैं। इसके पश्चात कपास को बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। किसके द्वारा, कंकतन द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं।
क्लियर है? जो ये मैं सर्कल कर रही हूँ ना, इसे प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जूट। जूट क्या होता है? जूट को हम पटसन भी कहते हैं, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। जूट को और क्या कहा जाता है? पटसन कहा जाता है। जूट को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पौधे के जो तने होते हैं उससे जूट को प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। जैसे उष्ण जलवायु कैसी थी? उष्ण थी। भारत में कब की जाती है इसकी खेती? जब वर्षा हो रही हो। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से इन देशों में उगाया जाता है। कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, सेकंड इज बिहार एंड थर्ड इज असम। नेक्स्ट है पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक दिया जाता है। इसको भी हम कैसे करते हैं? हाथों द्वारा, यानी हस्तचयन विधि के द्वारा अलग करते हैं। अब देख लेते हैं, एक नोट लिख दिया है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या केमिकल्स हो, किससे प्राप्त होते हैं? फाइबर्स यानी कि तंतु से। इसकी फिर हम कताई करते हैं यानी कि स्पिनिंग करते हैं। फिर इसके अंदर से क्या निकालते हैं? तागे, यानी जो छोटे छोटे रेशे के रूप में होते हैं उसे निकालते हैं, जो हमें धागा बनाने में मदद करते हैं। फिर हम इसकी वीविंग यानी कि बुनाई करते हैं। बुनाई के बाद हम इससे क्या बनाते हैं? फैब्रिक्स बनाते हैं। फैब्रिक बनाने के बाद हम इससे स्टिचिंग करते हैं। उसके बाद हमारे क्या तैयार होते हैं? क्लोथ्स, यानी कि कपड़े हमारे तैयार किए जाते हैं। कपड़े किससे तैयार होते हैं? आपके धागों से, जिसे हम ज्यादातर मशीन में यूज करते हैं, जिसकी सहायता से हमें काफी सारे वस्त्र बनाने में मदद मिलती है। क्लियर है? ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पहले क्या आएगा? जैसे पहले फाइबर्स आएगा, फिर यार्न्स आएगा, फैब्रिक एंड क्लोथ्स। क्लियर है? आगे देखिए। अब इसी टेबल को मैंने 2 लाइनों में एक्सप्लेन करके लिख दिया है। पहला है रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रुई और जूट किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो तंतु पादपों यानी कि पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से क्या बनता है? धागा। धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, आगे है आपका पदार्थों का पृथकीकरण यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसे देख लेते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, जैसे कि आप चाय छान रहे हैं या लाइक आप गेहूं को साफ कर रहे हैं अपने हाथों की मदद से, या गेहूं से भूसे को अलग कर रहे हैं। काफी ऐसी चीजें होती है जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। उसी में से कुछ ये हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है चाय की पत्ती को छलनी द्वारा अलग करना, यानी कि इसे भी हम चाय को किससे अलग कर रहे हैं? चाय की पत्ती से अलग करें, यानी कि उसे छान रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पृथकीकरण विधि। नेक्स्ट है दूध या दही का मथन करके उससे क्या बना देना? मक्खन बना देना, यानी उससे मक्खन निकालना। पृथक्करण की विधियां देख लेते हैं। मेथड्स कौन कौन से होते हैं अलग करने के, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है। पहला है आपका हस्तचयन, यानी कि हाथों के द्वारा हम जब किसी चीज को साफ कर रहे होते हैं, कुछ भी चीज ले सकते हैं, मसाले में भी ले सकते हैं, आप मसालों को भी ले सकते हैं। इसके अंदर थ्रेशिंग। इसके बाद है निष्पावन, चालन विधि। नेक्स्ट है आपकी अवसादन, निस्तारण एंड निस्यंदन। नेक्स्ट है वाष्पन एंड लास्ट इज संघनन। सारी इंपॉर्टेंट है, मैं एक नहीं कहूंगी कि एक इंपॉर्टेंट है, सारी ही आ जाती है, कोई भी किसी भी फॉर्म में आ जाती है। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला है आपका हस्तचयन, जिसे हम हैंड पिकिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? हाथों द्वारा अलग किया जाता है, मतलब कोई भी कंकड़ आ जाए या कुछ भी चीज आए, हम हाथों की मदद से जब चीजों को अलग कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई दाल होगी उसके अंदर कुछ कंकड़ पड़े होते हैं, तो उसे हम हाथों की मदद से जब अलग कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड हस्तचयन विधि। एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, गेहूं हो गए, चावल, दाल, कुछ बड़े मिट्टी के कण हो गए, पत्थरों तथा भूसों को जब हम अलग कर रहे होते हैं इन चीजों से, दैट इज अलग कर रहे हो हम इन चीजों से, किसके द्वारा? हाथों के द्वारा, दैट इज कॉल्ड हस्तचयन विधि। नेक्स्ट है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है? डंडियों से अनाज को पृथक करने की क्रिया। आपने देखा होगा जब गेहूं निकलते हैं तो उसमें जब डंडियां मारते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं? भूसे को अलग कर रहे होते हैं अनाज से, उसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग विधि। मैंने ये स्क्रीन पर भी लगा दिया है, आपको यहाँ से शो हो जाएगा कि थ्रेशिंग विधि किसे कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका निष्पावन यानी कि विनोइंग।
विनोइंग क्या होता है? पवनों या वायु के द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों को पृथक करने की क्रिया। इसमें क्या होता है कि जो भी होता है, लेडी हो या जेंट्स हो, वो क्या करते हैं कि जब वायु चलती है ना, उसकी सहायता से चीजों को अलग करना। मैंने पिक लगा दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए, इस टाइप से चीजों को किया जाता है। नेक्स्ट है आपका चालन यानी कि सीवेइंग। सीवेइंग क्या होता है? आटे के छोटे कणों को चालनी छिदों के द्वारा निकाला जाता है, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में ही रह जाती है। ये मोस्टली घरों में होता है जब आप आटा छानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है कंकड़ और पत्थर को अलग करने के लिए चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। डेली लाइफ में यूज किया जाता है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती हैं। नेक्स्ट है आपका अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन यानी कि निस्यंदन। नेक्स्ट ये क्या होता है? नेक्स्ट है आपका अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन। क्या होता है? मिश्रण में जब जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ग्लास में वाटर लिया, उसके अंदर आपने कंकड़ डाल दिए, तो कंकड़ क्या होंगे? जो नीचे बैठ जाएंगे तली में। तो जो ये नीचे बैठे हैं इसे हम बोलते हैं अवसादन। नेक्स्ट है अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया क्या कहलाती है? निस्तारण। मतलब जो नीचे जो बैठा था ना, उसे हिलाना नहीं है, जल को मिट्टी सहित, जल को क्या करना है? मिट्टी सहित, उसके अंदर जो मिट्टी आ जाएगी उसे उड़ेलना, यानी कि उसे पलट देने की जो क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं निस्तारण। नेक्स्ट है आपका जब चाय को छन्नी में डालते हैं, चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन याद रखेंगे तो इजी रहेगा। क्लियर हो गए तीनों? अवसादन, निस्तारण एंड निस्यंदन। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे कि जल तथा तेल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आप इसे भी देख सकते हो, अगर आप जल में थोड़ा सा ऑयल डालोगे और उसे छानोगे ना, तो वो भी अलग हो जाएगा। किसकी सहायता से? फिल्ट्रेशन की सहायता से। नेक्स्ट है आपका वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन। नेक्स्ट है आपका वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? जल वाष्प में पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। जब भी आप बॉयल वाटर कर रहे हो, जब वो ज्यादा उबल रहा हो और ऊपर की साइड क्या होने लगता है? वाष्प बन के उड़ने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पन। जल वाष्प में पानी के रूपांतरण की क्रिया को वाष्पन, वाष्पीकरण कहा जाता है। जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया वहां पर निरंतर होती रहती है। क्लियर है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक भी होता है। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ दिनों में वाष्पीकृत होकर पूरी तरह से ये ठोस लवण छोड़ देता है। इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ये वही चीज बताई मैंने, जैसे कि बॉयल वाटर हो गया, जब आप उसे उबालते रहते हैं तो वो वाष्पीकृत होकर उड़ने लगता है। ये इन्होंने समुद्र के बारे में बताया है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है समुद्र पे तो वो भी गर्म हो जाता है, उड़ने लगता है, तो वहां से हम क्या प्राप्त करते हैं? साधारण नमक प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका संघनन यानी कि कंडेंसेशन। इसे देख लेते हैं, ये क्या होता है? जल के वाष्प को उसके तरल रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो संघनन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जब भाप जो होती है बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है, जो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? संघनन। इसके लिए आप आइस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइस को जब आप प्लेट में डालते हैं तो वो धीरे धीरे मेल्ट होता है, तो ये जो हमारी प्रक्रिया कहलाती है धीरे धीरे द्रवित फॉर्म में आना, संघनन। क्लियर है? आगे देखिए, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे चैप्टर से रिलेटेड लास्ट में जो है एनसीईआरटी में ना, लास्ट में बॉक्स में कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो वही चीज मैंने यहाँ पर उठाकर रखी है।
धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है। पहला है आपका बुनाई एंड सेकंड इज बुधाई। बुनाई को बोलते हैं वीविंग एंड बुधाई को बोलते हैं नाइटिंग, जिनसे वस्त्र बनते हैं। ये मैंने पूरा चार्ट अभी आपको ऊपर शो कर दिया था। जूट को हम क्या कहते हैं? पर्सन भी कहते हैं। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। आगे नोट में लिखा है रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ते पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये भी मैंने पढ़ा दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब चैप्टर पढ़ने के बाद आप लास्ट में क्वेश्चंस देखते हो वो है। नेक्स्ट है आपका संश्लिष्ट तंतु, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ऐसी चीजों से, लाइक पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सारी चीजें क्या आती हैं? हमारे संश्लिष्ट तंतु यानी कि सिंथेटिक फाइबर में आती हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपास क्या एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा? ग्लूकोज इकाइयों द्वारा। आगे है नेक्स्ट है आपका वस्तुओं के समूह बनाना, यानी कि शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। किससे बनाने हैं? हमें ग्रुप से बनाने हैं वस्तुओं के समूह। हमारे चारों ओर की वस्तुएं देख लेते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लकड़ी हो गया। लकड़ी से हम क्या क्या बना सकते हैं? कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी एंड एक्सेट्रा। कागज से पुस्तकें बना सकते हैं, आप नोटबुक बना सकते हैं, समाचार पत्र बना सकते हैं, किसी भी टाइप की डायरी बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चमड़े से क्या बना सकते हैं? बैग बना सकते हैं, बेल्ट बना सकते हैं। प्लास्टिक हो गया, बाल्टियां बनती हैं एंड प्लास्टिक में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, मग हो जाता है, छोटे छोटे किचन्स के जो बर्तन होते हैं वो हो जाते हैं, खिलौने हो जाते हैं। रुई से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं, रजाइयों में यूज की जाती है, तकियों में यूज की जाती है, बेडशीट में यूज होती है। सारी चीजें किसी ना किसी चीज में यूज होती ही होती है। नेक्स्ट है आपका पदार्थों के गुण। प्रत्येक गुण में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पहला है आपका दिखावट में। प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से अलग दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड लकड़ी आदि। नेक्स्ट है आपका धातुओं के टुकड़ों को उनकी घ्युति यानी कि चमक देखने के लिए काटना। धातु क्या होते हैं? पदार्थ जिनमें घ्युति होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, सोना आदि, इन्हें आप जितना घिसेंगे उतनी ज्यादा इनमें चमक दिखाई देगी। कुछ पदार्थ वायु तथा नमी के कारण अपनी द्युति खो देते हैं। नोट में क्या लिखा है? ऐसे धातु जिनमें चमक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? द्युति कहा जाता है। जिनमें चमक नहीं होती है उन्हें द्युतिहीन कहा जाता है। धात्विक पदार्थ के एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आभूषण हो गया, बर्तन हो गया, पानी के नल हो गया, दरवाजे के हैंडल आदि। द्युतिहीन के एग्जांपल क्या होते हैं? लकड़ी और प्लास्टिक गैर चमकदार होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? अपनी कोई चमक नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका कठोरता। कठोरता क्या होता है? आप दबाकर किसी कठोर सामग्री को आकार नहीं बदल सकते हैं या आसानी से नहीं काट सकते हैं जो ज्यादा ही मजबूत चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हथौड़ा हो गया। जो भारी चीजें होती हैं, कठोर होती हैं, टूटने से भी नहीं टूटती वो। फॉर एग्जाम्पल वाहन, मशीन, फर्नीचर के लिए कठोर सामग्रियों का ही प्रयोग किया जाता है ताकि ये जल्दी से टूटे नहीं। कुछ मिरर्स भी अब आजकल ऐसे आने लगे हैं जो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, टूटने से भी नहीं टूटते हैं। तो वही चीज इसके अंदर बताई गई है। नेक्स्ट है आपका विलेयता। विलेयता क्या होता है? चीनी पानी में घुल जाती है। जो पानी में घुल जाती है और एक घोल बनाती है, एक सजातीय मिश्रण है, इनको विलेय भी कहते हैं। रेत, चाकू और चूरा जैसे पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं और पानी में अघुलनशील कहे जाते हैं। इनको हम अविलेय पदार्थ भी कहते हैं। जो घुल जाते हैं उन्हें विलेय, जो नहीं घुलते उन्हें अविलेय। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। कुछ अविलेय ठोस को जल से पृथक हो जाते हैं तथा सतह पर तैरते रहते हैं, जबकि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो तली में बैठकर डूब जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूखे पत्ते। फिफ्थ है आपका पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होता है कि उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि ऑयल लगा हुआ पेपर हो गया, उस पे पेपर पे जब आप ऑयल लगा देते हैं वो एक टिश्यू पेपर की तरह काम करता है और उसके अंदर से हम आर पार देख सकते हैं। पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। अपारदर्शी, पारदर्शी एंड पारदर्शी।
अपारदर्शी क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देखा नहीं जा सकता अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, दीवार होगी। तो काफी सारे आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। पारभासी क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वही तेल से भीगा कागज, टिश्यू पेपर। पारदर्शी क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कांच, जल, वायु आदि। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मेटल्स की, यानी पदार्थों धातु के जो गुण होते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्या था आपका? दिखावट। सेकेंड इज कठोरता। थर्ड इज विलेयता। फोर्थ इज वस्तुओं को जल में डूबना, तैरना, फ्लोट एंड सिंक। एंड फिफ्थ इज पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी। तो ये मैंने एक चार्ट फॉर्म में बना दिया है। आई होप आपको अच्छे से पांचों क्लियर हुए होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हमारे चारों ओर के परिवर्तन यानी कि चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, जैसे कि खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती रहती हैं, नाखून अपने आप बढ़ता रहता है। तो काफी सारे ऐसे चेंजेस हैं जो होते रहते हैं। परिवर्तन के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस। फर्स्ट इज प्रतिवर्ती परिवर्तन, सेकंड इज अपरिवर्तनीय परिवर्तन यानी कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल क्या होते हैं? कागज की तह, चीनी को घोलना, गुब्बारे में हवा भरना। मतलब इसे क्या है, इसके अंदर ये चीजें करने के बाद इसे हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कागज की जब हम तय करेंगे तो उसे खोल भी सकते हैं। चीनी को घोलना, गुब्बारे में हवा भरना। एंड जो इरिवर्सिबल होते हैं वो क्या होते हैं? कागज जलाना। अगर आप कागज को एक बार जला दोगे तो वो वापस तो नहीं आएगा। अनाज पीसना, अनाज को एक बार पीस दोगे अनाज वापस तो नहीं आएगा, बन तो नहीं जाएगा उसका अनाज। खिलौने का टूटना, ये तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट है आपका फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में देखते हैं क्या क्या होता है। पदार्थ के रूप में परिवर्तन होकर लेकिन रासायनिक पहचान में नहीं। कोई नया पदार्थ नहीं बनाते हैं, परिवर्तन कभी कभी प्रतिवर्ती होता है। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी के लोग का तोड़ना। केमिकल चेंजेस देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं कि पदार्थ जिसमें पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित होता है। प्रारंभिक पदार्थ खो जाता है, हमेशा अपरिवर्तनीय परिवर्तन कहलाता है। लकड़ी का एक लौंग जलाना है, ऐसे तरीके जिनसे बदलाव होते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट है उबलना और संक्षेपण यानी कि बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। उबलना क्या होता है? किसी तरल पदार्थ का तेजी से वाष्पीकरण होने पर वह अपने क्वथनांक से गर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वाष्पीकरण। संक्षेपण क्या होता है? ठंडा करने पर तरल पानी में जलवाष्प का परिवर्तन जो होता है उसे हम बोलते हैं संक्षेपण। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ अ मेटल यानी कि धातु का ताप। धातु का ताप प्रक्रिया जिसमें धातु को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है और एक विशेष तरीके से ठंडा किया जाता है ताकि वांछित और भौतिक और यांत्रिक गुणों जैसे भंगुरता, कठोरता और कोमलता प्राप्त करने के लिए अपनी आंतरिक संरचना को बदल सके। क्या क्या प्राप्त करने के लिए? भंगुरता, कठोरता एंड कोमलता। क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है ठंड और पिघलने से। फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग का मतलब जब आप आइस, जैसे आइस जमाते हैं, मेल्टिंग उसे बाहर निकालते हैं, किसी चीज में रखते हैं, मेल्ट हो रहा है। तो सेम वही चीज है, डेली लाइफ की चीजें है, बस हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। ठंड वह प्रक्रिया जिसमें एक तरल ठोस में बदल जाता है, तब उसका तापमान कम होता है। आप पानी को जब फ्रीजर में रखते हैं तो वो ठोस रूप में बाहर निकलता है। पिघलना क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पिघलना यानी कि मेल्टिंग। नेक्स्ट है पौधों को जानिए यानी कि गेटिंग नो टू प्लांट्स। कौन कौन से आ जाते हैं? शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। शॉर्ट वे में समझिए, शाक क्या होता है? हरे कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। घर में होंगे आपके, जैसे तुलसी का पौधा हो गया। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और इनमें शाखाएं नहीं होती हैं बिकॉज ये छोटे छोटे होते हैं। झाड़ी क्या होता है? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सजावटी पौधे हो गए, गुड़हल हो गया एंड कनेर के पौधे हो गए। छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं झाड़ी के रूप में ये आते हैं।
वृक्ष क्या होता है? कुछ पौधों के तने सुदृढ़ और गहरे भूरे रंग के होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर गहरी होती है। जो बड़े बड़े लाइक बरगद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, नीम का हो गया, पीपल का हो गया, तो ये ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जो वृक्ष में काउंट होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका आरोही लता। आरोही लता में कमजोर तने होते हैं। कैसे होते हैं कमजोर तने? नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और वे खड़े नहीं हो सकते हैं। वे अन्य पेड़ों और दीवार का सहारा लेते हैं और उन पर चढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मटर और अंगूर जो दूसरों का सहारा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आरोही लता। नेक्स्ट है विसर्पी लता, जो जमीन पर रेंगते हैं और फैलते हैं। कद्दू, तरबूज मोस्टली गर्मियों में होते हैं, जो नीचे बिल्कुल जमीन के नीचे से देखने पड़ते हैं कि इनमें कुछ उगा भी है या नहीं, जैसे खरबूजा हो गया। चीजें किसमें आ जाती हैं? आपके विसर्पी लता में। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, यानी प्लांट्स में कौन कौन से अंग होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है आपका इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट होता है आपका वो होता है रूट सिस्टम, जिसे हम मूल प्रक्रिया कहते हैं। लास्ट के चार जो होते हैं वो तने से पार्ट होते हैं, यानी कि शूट सिस्टम उन्हें हम बोलते हैं। आगे है, पहले पढ़ लेते हैं रूट सिस्टम, यानी कि मूल प्रक्रिया। जो जड़ होता है उसके टाइप्स होते हैं। ये पौधों का भूमिगत यानी सबसे नीचे का जो पार्ट होता है, जो जमीन में गड़ा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम। टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज मूसला जड़, यानी कि टैप रूट, एंड सेकेंड इज झगड़ा जड़, रेशेदार जड़, जिसे हम बोलते हैं फाइबर्स रूट। मूसला जड़ क्या होता है, यानी कि टैप रूट्स क्या होते हैं? यह मुख्यतः प्राथमिक जड़ जो निचले सिरे और तने से पैदा होते हैं। माध्यमिक जड़ों नामक कई छोटी शाखाएं, एग्जाम्पल के लिए सरसों, नीम, रोज आदि। नेक्स्ट है रेशेदार जड़, यानी कि फाइबर्स रूट, जड़ों का गुच्छा तने के आधार से उत्पन्न होता है। इनके पास मुख्यतः तना नहीं होता है, ये गुच्छे के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए गेहूं, मक्का आदि। इसके कार्य देख लेते हैं। जड़ प्रणाली के कार्य क्या होते हैं? जड़ें जो होती हैं वो पानी और पोषक तत्वों को मिट्टी से अवशोषित करती है। जड़ें पौधे को खड़ा होने में मदद करती हैं। जड़ें मिट्टी के कटाव की जांच करती हैं। जड़ें भोजन का भी भंडारण करती हैं। तो ये सारी चीजें कौन करता है? अकेला जड़। बाकी के चार देख लेते हैं। तने की संरचना यानी कि स्टेम सिस्टम देख लेते हैं। पौधे का वह हिस्सा जो मिट्टी से ऊपर होता है, मिट्टी के नीचे का मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? तना, पत्ती, फूल और फल। पढ़ते हैं इन्हें। सबसे पहला है तना, जिसे हम स्टेम बोलते हैं। तना पत्तियों को सहन करने वाली कई शाखाओं को जन्म देती है। तना पत्तियां, फूल और फल को भी सहन करता है। ये सारी चीजें हमें किस पे देखने को मिलती है? तने पर। तने के कार्य देख लेते हैं। तना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा। यह पौधे लगाने में सहायता प्रदान करता है। महत्वपूर्ण पौधों के अंग को सहन करता है। यह पानी और भोजन के परिवहन में मदद करता है। भूमिगत तने जो होते हैं वो भोजन को स्टोर करते हैं। मोटे और मसाल तने भोजन बनाते हैं। क्लियर है? आगे है जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। पौधे को सहारा देते हैं। कौन? तने। नेक्स्ट है आपका पत्ती क्या करती है? पत्ती के आधार से उत्पन्न होती है। एक पत्ती में आमतौर पर एक ही पर्णवृत्त और एक फलक होता है। पत्तियों के कुछ अंग होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है पर्णवृत्त, सेकेंड इज फलक, थर्ड इज शिरा, फोर्थ इज मध्य शिरा। पर्णवृत्त क्या होता है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, उसे हम बोलते हैं पर्णवृत्त। फलक क्या होता है? पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। शिरा क्या होता है? पत्तियों को रेखीय संरचनाओं को शिरा कहते हैं। मध्य शिरा क्या होता है? पत्ती के जो मध्य होता है मोटी शिरा को मध्य शिरा कहते हैं। ये मैंने साइड में डायग्राम लगा दिया है, प्लीज आप इसे देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका फूल। फूल पौधों का प्रजनन अंग होता है। इसका कार्य क्या होता है? प्रजनन में मदद। ये ऐसे फल बनाते हैं जो भोजन और बीज का संग्रहित करते हैं। फूल गोभी होगी, ब्रोकली होगी, जैसे शनित फूल विटामिन के समृद्ध स्रोत होते हैं। ये किसके कार्य है? फूल के। नेक्स्ट
अब इसके अंग देख लेते हैं, फूल के कौन कौन से अंग होते हैं। पहला है पंखुड़ियां, बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। ये मैंने साइड में फूल लगा दिया है, इसे इसकी सहायता से आप इसे समझ सकते हैं। पहला है पंखुड़ियां, खिले हुए पुष्प का बाह्य रंगीन भाग जो होता है वो पुष्प की पंखुड़ियां कहलाती हैं। बाह्य दल क्या होता है, छोटी पत्ती की भांति दिखाई देने वाला जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल। ये आपको फूल में शो हो रहा होगा। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प के अंदर उपस्थित होता है। ये एक तंतु जैसी संरचना जिसमें ऊपर परागकण उपस्थित होता है। स्त्री केसर क्या होता है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। इसके कितने भाग देखने को मिल जाते हैं, हमें 3 भाग इसके देखने को मिलता है। फर्स्ट इज वर्तिकाग्र, सेकेंड इज वर्तिका, थर्ड इज अंडाशय। इसके निचले सिरे हिस्से से अंडाशय जुड़ा होता है। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे हम बीजांड कहते हैं। ये इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, सुंदर सा फूल। इसके सारे पार्ट्स को मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। क्लियर है, डायग्राम से आपको और इजी हो जाएगा समझने के लिए। आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शरीर में गति यानी कि बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट देख लेते हैं क्या होता है। मानव शरीर एवं उसकी गतियां, जो भी चीजें इसके अंदर होती हैं वो सारी इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि हम अपने शरीर को कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। किसके थ्रू, बॉडी मूवमेंट के थ्रू। जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। या विभिन्न प्रकार के गति हैं जो हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में देखते हैं। जैसे कि खेलते समय हाथ हिलाना, व्यायाम करना, आंखों का फड़फड़ाना, चलते समय और दौड़ते समय पैरों का हिलना बॉडी मूवमेंट है। हम शरीर को मोड़ने और घुमाने में सक्षम होते हैं जहां 2 हड्डियां आपस में एक साथ जुड़ती हैं, जिसके कारण हम अपने हाथों, उंगलियों, गर्दन, पैरों को अलग अलग दिशाओं में स्थानांतरित कर सकते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, आगे है संधि। संधि क्या होता है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी जो हाथ की कोनी होती है तो हम उसे 2 पार्ट में अलग अलग घुमा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, 2 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। अनेक प्रकार की संधियां होती हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है प्रकृति एवं गति की दिशा पर। कौन कौन सी संधि होती है देख लेते हैं। खलिका संधि, जिसे हम कंदुक संधि भी बोलते हैं, धुराग्र संधि, हिंज संधि एंड अचल संधि। तो पढ़ते हैं अब इन्हें 1 बाय 1। पहला है आपका कंदुक यानी कि खलिका संधि। ये क्या होती है कि यह संधि का प्रकार है जिसमें एक हड्डी के आकार की गेंद को दूसरी हड्डी के खोखले स्थान में फिट किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंदुक या खलुका संधि कहते हैं। यह सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, कंधे व कूल्हे की जो संधि होती है वो मूवमेंट करती है, कहाँ पर, गेंद की आकार की तरह, सभी दिशाओं में। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका धुराग्र संधि। धुराग्र संधि कहाँ पर जुड़ी, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसे हम धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। एक धुराग्र संधि में एक बेलनाकार हड्डी एक अंगूठी में घूमती है। हिंज संधि क्या होती है, हिंज संधि 2 या 2 से अधिक हड्डियों के बीच पाई जाती है और आगे और पीछे की गति अनुमति देता है। फॉर एग्जाम्पल, घुटने, कोहनी, लकड़े की जो जोड़ होते हैं, उन टखने के जो जोड़ होते हैं उनमें पाई जाती है हिंज संधि। लास्ट है आपका अचल संधि। अचल संधि क्या होती है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, यह संधि हिल नहीं सकती, इसीलिए इनको अचल संधि कहते हैं। अचल से आपको नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कपाल एवं ऊपरी जबड़े के मध्य अचल संधि होती है। नेक्स्ट है आपका मानव कंकाल। तो इसे देख लेते हैं आप। मानव कंकाल का मैंने साइड में डायग्राम लगा दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। हमारे शरीर की सभी अस्थियां मिलकर शरीर को एक आकार प्रदान करती है। इसी ढांचे को हम क्या कहते हैं, मानव कंकाल कहते हैं। मानव कंकाल जन्म के समय जो होता है इसके अंदर लगभग 305 हड्डियों से बना होता है, और जब वयस्कता यानी कि बड़े होते जाते हैं तो उसकी संख्या जो है घटकर कितनी हो जाती है, 206 यानी 206 हड्डियां हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। आगे देखते हैं।
मानव कंकाल, खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। सारी चीजें जब जॉइंट हो जाती है तब हमारा क्या बनता है? मानव कंकाल। नेक्स्ट है, पसलियां वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि मेरुदंड हो गया, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। श्रेणी अस्थि होगी, यह बक्से के समान संरचना बनाती है जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों की रक्षा करते हैं, जिसके सहारे हम बैठते हैं। यह कूल्हे वाला हिस्सा भी होता है। नेक्स्ट है, कंधे की जो अस्थियां होती हैं वो कंधे के समीप उभरी हुई हड्डियों को कंधे की अस्थियां कहते हैं। खोपड़ी की अस्थियां क्या होती हैं? खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनती है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। नेक्स्ट है आपका उपास्थि क्या होती है? कंकाल के अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और उन्हें मोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कान हो गया, आपकी नाक हो गई। नेक्स्ट है आपका पेशी। पेशी क्या होता है? अस्थि एक गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से क्या होता है? अस्थियां गति करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जंतुओं की चाल। इसे देख लेते हैं। पहला है आपका केंचुआ। केंचुआ कैसे चलता है? केंचुए में गति शरीर की पेशियों में बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होता है। इनमें क्या होता है? शूक उपस्थित होता है। नेक्स्ट है घोंगा। घोंगा कैसे चलता है? घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। कवच घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु इसमें यह अस्थियों का बना नहीं होता है। तिलचट्टा कैसा होता है? तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं और जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है, जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में क्या करती है? सहायता करती है। इसके बाद है पक्षी, उसे देख लेते हैं। पक्षी क्या होता है? हवा में उड़ते तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए क्या होता है? अनुकूलित होता है। आपका मछली यानी कि फिश। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का जो कंकाल होता है वो दृढ़ पेशियों से ढका होता है। नेक्स्ट है आपका सर्प। स्नेक देख लेते हैं। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इसी कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। आपने देखा होगा सांप हमेशा यूं चलता है। नेक्स्ट है आपका सजीव विशेषताएं एवं आवास यानी कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। इसे देखते हैं। पहला है आपका आवास यानी कि हैबिटेट्स। किसी स्थान पर परिवेश, उसके पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं जिसे हम आवास कहते हैं। जो भी पशु पक्षी अपने स्थान पर रहते हैं दैट इज कॉल्ड आवास। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्थलीय आवास यानी कि जमीन पर, स्थलीय आवास यानी कि जमीन पर, जलीय आवास यानी कि जल में। स्थल वाले देख लेते हैं पहले। जमीन पर पाए जाने वाले जंतु एवं पौधे के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन, घास, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र। जलीय आवास कहते हैं जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दलदल, झील, जलाशय, नदियां एवं समुद्र। क्लियर है?
अब आगे है आपका अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। ये क्या होता है? पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं, क्या कहते हैं? उसे अनुकूलन कहते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्थलीय, सेकंड इज जलीय। स्थलीय क्या होता है? मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, घास स्थल। एंड जलीय वही समुद्र, तालाब, झील। जो ऊपर की साइड था सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। अब 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। पहला है मरुस्थल। मरुस्थल में कौन रहता है? ऊंट एवं उसके परिवेश। बिल में मरुस्थलीय जीव जंतु जैसे कि चूहे और सांप। मरुस्थल में उगने वाले पौधे, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस। पर्वतीय क्षेत्र में ये आवास क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं, इनमें हवा चलती रहती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पहाड़ी तेंदुआ, याक, पहाड़ी बकरी पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं। पर्वतीय आवास के वृक्ष भी इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका घास स्थल। शेर, हिरण तथा अन्य जंतु एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रखती है। कुछ जलीय आवास होते हैं जैसे कि समुद्र में मछली, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल आदि। तालाब एवं झील में कुछ जलीय पौधे भी होते हैं जल सतह पर प्लवन करते हैं, जो आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न होते हैं। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। नोट में मैंने लिख दिया है मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। कौन? मेंढक जो होता है किस में रह सकता है? तालाब में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका सजीवों की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि सजीव क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। सजीव होते क्या हैं? जो मूवमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सजीव। इनकी वृद्धि एवं विकास होता है। पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। श्वसन एवं उत्सर्जन करते हैं। गाय, भैंस, मनुष्य, कुत्ता, मछली, केंचुआ, पौधे श्वसन करते हैं। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? सजीव में आ जाते हैं। हमारे आसपास के जीव देख लेते हैं। क्या सभी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है? क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? एक शिशु वृद्धि करके वयस्क हो जाता है। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा वृद्धि करके मुर्गे या मुर्गे में परिवर्तित हो जाता है। सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया तथा वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि में खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। सजीवों में उत्सर्जन क्या होता है? हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो प्रजनन क्या होता है? जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। पक्षी अंडा देते हैं। जीव शिशु को जन्म देते हैं। एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। तो क्या होगा? सभी जीव प्रजनन करते हैं। क्या सभी जीव गति करते हैं? फिर जीवन क्या है? श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जीव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल गेहूं की बोरी में गर्मी उत्पन्न होना। क्या है? जीवन। सुंदर है। नेक्स्ट है आपका गति एवं दूरियों का मापन यानी कि मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसे देख लेते हैं। पहला है आपका मापन यानी कि मेजरमेंट। मापन एक अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ इस तरह की ज्ञात मात्रा से की जाती है। किसी वस्तु की माप में ये शामिल होती है, जैसे कि माप की इकाई होगी, ऑब्जेक्ट की इकाइयों की संख्या होगी। क्लियर है? प्राचीन काल में जो लोग होते थे वो पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। मापन के कुछ मानक मात्रक होते हैं, जैसे कि आपको मापन के कुछ मानक मात्रक होते हैं। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ऐसा ही मात्रक क्या क्या होते हैं? आजकल जिस मानक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली SI मात्रक कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। किलोमीटर, सेंटीमीटर
इस सब में क्या होती है, आजकल का जो मापन है वो मापा जाता है। नोट में मैंने लिख दिया है, हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? धागे का उपयोग कर सकते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन है। क्लियर है? आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक गति। गति क्या होता है? मोशन। नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, समय के साथ किसी वस्तु में स्थिति में जब परिवर्तन हो जाता है। कुछ भी है, जैसे आप यहाँ बैठे और यहाँ से जब आप यहाँ आ गए, यानी समय के अनुसार आपकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, दैट इज कॉल्ड गति यानी कि मोशन। गति के प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन 3 होते हैं, सरल रेखीय गति, वर्तुल गति एंड आवर्ती गति। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जो वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं, दैट इज कॉल्ड सरल रेखीय गति। फॉर एग्जाम्पल के लिए सीधी सड़क जा रही है तो क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति। वर्तुल गति क्या होती है? इसके एग्जांपल देख लीजिए। सरल रेखीय गति के परेड में जब सिपाहियों की गति होती है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सरल रेखीय गति। अब पढ़ लेते हैं वर्तुल गति क्या होती है, जो राउंड घूमती है। जब कोई वस्तु किसी प्रकार से गति करती है, उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, दैट इज कॉल्ड वर्तुल गति। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि पंखे की पंखुड़ियां होती हैं, किसी घड़ी के सेकंड की सुइयां होती है, उसे भी हम क्या कहते हैं? वर्तुल गति। लास्ट है आपका आवर्ती गति। इसमें क्या होता है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है, दैट इज कॉल्ड आवर्ती गति। फॉर एग्जाम्पल किसी लोलक की गति क्या होता है? जो पेंडुलम होता है, जैसे आपने देखा भी होगा, मान लीजिए झूला, यानी यहाँ से जो यहाँ वापस आता है तो दैट इज कॉल्ड, ये क्या होता है? हमारा आवर्ती गति। आवर्ती गति जैसे कि पंखा एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, गोल जो चीज चले। सरल रेखीय गति क्या होती है? जो सीधी चले। क्लियर हो गया होगा तीनों ही आपको, जो सीधी होगी, जो राउंड होगी एंड जो झूले की आकृति की होगी, तो वो क्या होती है? हमारी आवर्ती गति। आई होप आपको तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक चाल यानी कि स्पीड। अब स्पीड क्या होती है वो देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है कि चाल किसे कहते हैं। डायरेक्ट पूछ लेता तो प्लीज इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वो भी अच्छे से देखने हैं आपको। किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। अगर पूछ लिया जाए एक समान गति क्या होती है, तो किसी सरल रेखा के जो अनुदिश वस्तु की नियत चाल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान गति। चाल का फॉर्मूला याद रखना है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समय की माप। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड। इसका जो प्रतीक होता है सेकंड, आपको पता ही होगा, जब भी कोई फॉर्मूला हम लिखते हैं तो इस तरीके से हम सेकंड लिख देते हैं उसके आगे, तो ये क्या होता है? मात्रक। क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी से रिपीट होते हैं, तो प्लीज अच्छे से देखिएगा। पढ़ते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट क्या होती है। प्रकाश क्या है? हमारा एक प्राकृतिक एजेंट है जो दृष्टि को उत्तेजित करता है और चीजों को दिखाई देता है। जब भी प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो चीज हमें क्या हो जाती है? नजर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रकाश यानी कि लाइट। दो प्रकार की होती हैं, दीप्त एंड अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सूर्य अपना प्रकाश होता है उसका, टॉर्च होगी एंड जुगनू हो गए उनका अपना प्रकाश, जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, दैट इज कॉल्ड दीप्त वस्तुएं। अदीप्त क्या होती हैं? जो वस्तुएं अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाते लेकिन प्रकाश के उन पर गिरने के कारण दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। जब इस पर टॉर्च पड़ती है तो हमें ये दिखाई देते हैं, तो ये चीज क्या कहलाती है? आपकी अदीप्त वस्तुएं।
तीन प्रकार के होते हैं, अपारदर्शी, पारदर्शी एंड पारभासी। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा भी हुआ है, क्वेश्चंस बनते हैं। अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को आने जाने नहीं देती, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि दीवार हो गया, प्रकाश आर पार तो नहीं निकल सकता है, लकड़ी होगी आपकी, पुस्तक होगी, एंड ढेरों एग्जाम्पल्स आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका पारदर्शी वस्तु। ये क्या होती है? वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने देती है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीशा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, हवा होगी, एटसेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका पारभासी वस्तु। क्या होती है? वह वस्तु जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से गुजारती है, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कागज हो गया, उस पर तेल की छींटे आ गया, तेल लगा हो गया, तो वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है और उसके अंदर हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन क्लियरिटी से नहीं देख सकते हैं, तो वो होता है हमारा पारभासी। एग्जाम्पल के लिए तेल लगा हुआ कागज, टिश्यू वाला कागज एंड पॉलीथीन। एग्जाम्पल से आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका छाया यानी कि शैडो। शैडो क्या होती है? प्रकाश के बिना क्षेत्र जो प्रकाश में रखी हुई वस्तु के पीछे बनती है, छाया कहलाती है। आप सबने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए होंगे बचपन में, जब भी आप सूर्य के सामने से चलते थे, साइड में से चलते थे, तो क्या करते थे, अपना आप चलते जाते थे, साइड में धूप में अपना प्रकाश यानी अपनी छाया देखते हुए चलते थे। इसी टाइप से पानी में भी किया होगा बहुत से बच्चों ने। एंड इसी टाइप से जब आप टॉर्च लेके देखते थे तो अंधेरा कर देते थे और टॉर्च जला के अपनी परछाई, कोई छोटी कर रहा है, कोई बड़ी कर रहा है, तो ये जो आप अपनी शैडो देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड छाया। अपारदर्शी वस्तुएं गहरे रंग की छाया डालती है। जो हमारी अपारदर्शी वस्तु होती हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, किताब में से हम जो देख रहे थे, तो वो हमारी क्या होती है? गहरे रंग की छाया डालती है। पारभासी वस्तु कमजोर छाया, पारदर्शी वस्तुएं बिल्कुल भी छाया नहीं डालती हैं। नेक्स्ट है आपका सूची छिद्र कैमरा। दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्पस। प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा, वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब छायाओं का बनना। सूची छिद्र प्रतिबिंब तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करता है। सूची छिद्र का मतलब है किसी एक बिंदु पर फोकस होना। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। नोट में मैंने लिख दिया, सूची छिद्र कैमरे का उपयोग करके बनाई गई सरल छवि हमेशा उल्टी बनती है। सूचीबद्ध कैमरे को कभी कभी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनका पता लगाना मुश्किल होता है। वही चीज है किसी एक फोकस पर, फोकस चीज मतलब फोकस करना किसी एक चीज पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूची छिद्र कैमरा। अब है प्रकाश का परावर्तन। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है, तो वह टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट चली आती है। प्रकाश किरण को पुनः उसी माध्यम में जब वो वापस आती है, उसी घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश परावर्तन। जब वहां से लौट आती है दोबारा से, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन। दो नियम होते हैं इसके, आपतन कोण, परावर्तन कोण। इसका डायग्राम मैंने बना दिया, ये आपने बचपन में भी बहुत पढ़ा होगा। जिसने 9-10 साइंस से की है उसे पता होगा ये सारी चीजें, आप इसे देख सकते हैं। इसके बिंदु पढ़ लेते हैं आप। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है या परावर्तन के नियमों में से एक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है परावर्तन के नियम। आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण डेल्टा आई कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण डेल्टा आर कहते हैं। ये कुछ मैंने अलग से नहीं लिखा है, ये केवल डायग्राम है। देखिए जैसे इसमें कहा है कि आपतन बिंदु जो होता है ये बीच में होता है, साइड वाली आपकी आपतित किरण और इधर वाली परावर्तित किरण कहलाती है। तो सेम बस इसी डायग्राम को पढ़ के आपको ये लिखना होता है। क्लियर है? आगे है आपका विद्युत तथा परिपथ, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ये वाला टॉपिक देखते हैं आप। विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत होता है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, मोस्टली दो ही होते हैं। एक रेड होता है, ग्रीन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मोस्टली दो ही होते हैं। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब प्रकाश उत्पन्न उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगे होते हैं। बल्ब अगर आपने देखा हो तो इजीली आप इसको समझ जाएंगे। बल्ब में कांच का बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। इन छोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। मैंने बल्ब का डायग्राम लगा दिया, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं।
जब आप बल्ब को खुद से ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। क्लियर है? आगे देखिए, विद्युत परिपथ क्या होता है? बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। विद्युत सेल बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं होती हैं। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। किसके कारण? अगर वो फ्यूज हो रहा हो ना, तो इसका मतलब है विद्युत बल्ब और विद्युत सेल से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है आपका विद्युत स्विच। विद्युत स्विच क्या होता है? स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जब एक स्विच सर्किट में एक अंतराल पर होता है तो एक प्रवाहकीय सामग्री द्वारा भरा होता है जिसके माध्यम से वर्तमान प्रवाह होता है। नेक्स्ट है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल में धातु की जो टोपी होती है वो धनात्मक सिरा एंड जो धातु की डिस्क होती है ऋणात्मक सिरा कहलाता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्लियर है? आगे देखिए, विद्युत बल्ब फ्यूज, ये तो नॉर्मली आपके डेली लाइफ के कह लीजिए, आप देखते भी होंगे घर में जो आपके बल्ब लगे होते हैं उसी से रिलेटेड सारी चीजें, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, फिर भी मैंने आपके लिए एक बल्ब का डायग्राम लगा दिया ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सको। इफ द बल्ब हैज फ्यूज, यदि आपका बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के जो होता है, विद्युत सेल के जो टर्मिनल होते हैं उनमें विद्युत धारा यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आनी बंद हो जाती है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। विद्युत चालक व विद्युत रोधक क्या होते हैं? विद्युत चालक होता है जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए सभी धातु, जैसे चाबी, लोहे की कील, तो वो क्या होती हैं? विद्युत चालक होती हैं। विद्युत रोधक जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते वो क्या होते हैं हमारे? जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़। आपने देखा भी होगा, ये तो नॉर्मल सी चीजें बताने वाली तो नहीं है। हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके मैंने बताया था ना एनसीईआरटी में लास्ट में बॉक्स में पॉइंट्स दिए होते हैं वही उठाकर रखे गए हैं। विद्युत सेल विद्युत का एक अच्छा स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक एंड एक ऋणात्मक। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो उसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त होता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित की जाती है। स्विच क्या एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। डेली आप स्विच ऑन ऑफ करते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत रोधक कहते हैं। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चुंबक द्वारा मनोरंजन। ये देख लेते हैं, फन विद मैग्नेट। चुंबक यानी कि मैग्नेट क्या होती है? जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चुंबक। बहुत ज्यादा खेल खेले होंगे आपने बचपन में चुंबक के साथ, कील को खींच रहे हैं या किसी भी ऐसी वस्तु को जो उसे आकर्षित कर ले। मैग्नेट क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? दंड चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। चुंबक द्वारा निकाले गए बल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक की खोज किसने की है? मैग्नेस नाम का एक व्यक्ति था जो प्राचीन ग्रीस में रहता था। चट्टान प्राकृतिक चुंबक था और लाठी के लोहे के एक सिरे से आकर्षित होते हैं। इस तरह के प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई है। किसने की है? मैग्नेस। बस इसमें ये नाम याद रख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मैग्नेट देख लेते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक, सेकेंड इज कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में बनने वाले चुंबक हैं। कृत्रिम चुंबक कृत्रिम रूप से निर्मित चुंबक होते हैं। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? एक साधारण पत्थर या चट्टान के अलावा कुछ नहीं दिखता, इसके आकार के लिए कोई नियमित आकार भी नहीं होता है। कृत्रिम चुंबक का एक सही आकार होता है। प्राकृतिक में जैसे कि लास्ट स्टोन हो गया, एक मैग्नेटाइट हो गया, यह बहुत कम स्थानों पर पाया जाता है। एंड जो कृत्रिम होता है वो बार चुंबक या प्रयोगशाला आदि में पाया जाता है। चुंबकीय पदार्थ व चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय कौन से होते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल लोहा, निकिल, कोबाल्ट। अचुंबकीय जो आकर्षित नहीं कर पाते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक आदि।
चुंबक के गुण देख लेते हैं। एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम क्या कहते हैं, NS, नॉर्थ एंड साउथ। समान ध्रुव एक दूसरे के को पीछे हटाते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर जैसे कि दो हो गए N, इसी तरीके से S और N, अगर दो विपरीत ध्रुव हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन जो सेम होते हैं जैसे NN हो गया तो वो आकर्षित नहीं कर पाते। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में मौजूद होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। दिशाएं ज्ञात करना, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही रुकता है। कंपास का अगर आपने यूज किया हो कभी तो आपको पता होगा। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को उत्तरमुखी, सिरामुखी या उत्तर ध्रुवी कहते हैं। दक्षिण की निर्देश देने वाले सिरे को दक्षिणमुखी सिरा या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए जिसने साइंस पढ़ रखी है ना वो इजीली समझ जाएगा, और ज्यादातर वही बच्चे से कर रहे होंगे जिन्होंने साइंस ली हुई है। क्लियर है? आगे देखिए, चुंबक द्वारा N तथा S अंकित किया जाता है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तब आकर्षण होता है, और जब समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। ये चीज मैंने भी आपको बताई है, ऐसे लिखा था मैंने। अगर ऐसे है चुंबक तो ये आकर्षित नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसे है N और S है तो ये आकर्षित कर लेंगे। सेम चीज लिखी है, ये आ जाती है। समान ध्रुव यानी कि प्रतिकर्षण, असमान ध्रुव यानी कि आकर्षण। यानी कि अगर NS सिरा है तो ये आकर्षित कर लेंगे, NN है तो नहीं करेंगे। क्लियर है? ये चीज मैंने लिख भी दी है नीचे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो अपना गुण खो देता है। छड़ चुंबक को उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। नाल चुंबक के ध्रुवों में संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, CD तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटाइट क्या होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ये सेम चीजें लिखी हुई हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसलिए रिपीट हो रही हैं। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुवों में परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। वही चीज है, बस वही है मैं बता रही हूँ। जब लेसन खत्म हो जाता है आपका, लास्ट में जो बॉक्सेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं वही चीज मैंने रखी है। प्योर NCERT है, कहीं से कुछ और नहीं उठाया गया, तो प्लीज इसे अच्छे से कर लीजिएगा। और ये नहीं करना चाहते तो NCERT आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से अपने नोट्स को बना सकते हैं। मैंने आपके लिए इजी कर दिया, बस ये थोड़ा सा अच्छा हुआ आपके लिए। बाकी तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी आप खुद नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जल यानी कि वाटर। वाटर क्या होता है? पानी जल के लिए आवश्यक है। जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों में ही नहीं वरन बहुत सी ऐसी वस्तुएं उत्पादन के लिए भी किया जाता है। जल के स्रोत क्या होते हैं? तालाब, झील, नदी, कुएं आदि। कुल पानी का केवल 2.6% मीठा पानी है। कुल पानी का केवल 0.01% मनुष्य और जानवरों तक पहुंचता है। अब आप देख लीजिए कितना परसेंट पहुंचता है, पॉइंटों में है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों तथा महासागरों में है। जल चक्र क्या होता है? वाटर साइकिल इंपॉर्टेंट है, आ जाती है। अब ये पढ़ते हैं जल चक्र। जल चक्र क्या होता है यानी कि वाटर साइकिल, ये भी आपने जो है 9-10 क्लास में। समुद्र और पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प के रूप में हवा में चला जाता है, बारिश, ओले या बर्फ के रूप में लौटता और अंत में वापस समुद्र में चला जाता है। इस तरीके से पानी का संचार जल चक्र के रूप में जाना जाता है। समुद्र और भूमि के बीच में जल का संचलन एक सतत प्रक्रिया है। इसमें भूमि पर पानी की आपूर्ति बनी रहती है। ये देखिए मैंने आपके लिए ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जब वाष्प पानी जो होता है वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ता है तो आप ये इस तरीके से देख सकते हैं, आपको डायग्राम से इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेन, स्नो एंड हेल यानी बारिश, बर्फ और ओले। इसे देख लेते हैं, ये क्या होता है। हवा में जलवाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों को बनाने के लिए संघनित होती है, जो बादलों के रूप में दिखाई देता है। कई छोटी बूंदें तक एक साथ आती है और बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में क्या होती है, गिरती है नीचे। बारिश, ओलों या बर्फ ने नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं और मिट्टी में क्या हो जाता है, जब ये चीजें होती हैं तो मिट्टी में क्या हो जाता है, पानी भर दिया जाता है।
जल संरक्षण देख लेते हैं, वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण के तरीके, सभी लीक हुए नल की मरम्मत करवाएं, स्नान के बजाय स्नान करने के लिए एक बाल्टी का उपयोग करें, वर्षा का पानी इकट्ठा करें और इसे बागवानी आदि के लिए उपयोग करें, अपनी साइकिल, कार आदि को पाइप के बजाय पानी की बाल्टी से धोएं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। जल संग्रहण क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे क्वेश्चन बन जाता है। जल संग्रहण के तरीके, वर्षा का जल एकत्र करने को, वर्षा का जल जब हम एकत्र करते हैं, वर्षा जल संग्रहण उसे कहते हैं। आप भी करते होंगे, काफी जने करते हैं, वर्षा का जल जो होता है उसे स्टोर कर लेते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करने की 2 टेक्निक है। पहला है छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण, भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। सड़क के किनारे बनी नालियां द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधा पहुंचाने दिया जाए। क्लियर है, आप जितना ज्यादा सेव करोगे जल को उतना ज्यादा अच्छा है। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए। तो ये एक मूल मंत्र आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। पौधों द्वारा जल की क्षति देख लेते हैं। 1 किलोग्राम गेहूं देने वाला गेहूं का पौधा वाष्पोत्सर्जन द्वारा लगभग 500 लीटर जल की क्षति करता है। वायु में जल वाष्पन संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करते हैं। बादल कैसे बनते हैं, जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उनमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। यही जल कणिका हमें बादलों के रूप में क्या होती है, दिखने लगती है। ये जल कणिकाएं भारी होकर नीचे गिरने लगती है। इन गिरती बूंदों को ही हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। भौमजल क्या होता है, वर्षा का शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है, जो कि भौमजल कहलाता है। कुआं, नलकूप, हैंडपंप का जल भौमजल द्वारा आता है। क्लियर है, जो भूमि के नीचे जल एकत्र हो जाता है वो किसके द्वारा होता है, कुओं के द्वारा, नलकूप, हैंडपंप जो हम चलाते हैं उसके द्वारा आता है। नेक्स्ट है आपका पवन चक्की यानी कि वाइंड मिल। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़ी चीजें होती हैं उसके अंदर ये चीज लगी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु क्या होती है, जगह घेरती है। इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है लाइन। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल क्या होता है, आवश्यक होता है। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक और श्वसन के लिए आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वायु यानी कि एयर। क्या होता है, वायु क्या होती है, प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते पर हम इसे अनुभव कर सकते हैं। गति में वायु को पवन कहा जाता है। हवा क्या होता है, जगह लेती है। हवा पानी और मिट्टी में क्या होती है, मौजूद होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी वायु एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु क्या हो जाती है, विरल होती जाती है। इसे याद रखना है, जब तल से हम कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर। इसी कारण पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप पहाड़ों पर चढ़ते होते हैं तो ये चीजें होती ही हैं। नेक्स्ट है आपका वायु किससे बनी है। वायु जो होती है वो अनेक गैसों का मिश्रण है। जलवाष्प, वायु में जलवाष्प उपस्थित है। वायु में जलवाष्प उपस्थित है। ग्रीन हाउस गैस है। क्या है ग्रीन हाउस, एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, वायु में ऑक्सीजन है, श्वसन में मदद करता है। ये जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव होती है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होती है कि वायु का एक बहुत बड़ा भाग है जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, नाइट्रोजन कहलाता है। ये वायु का लगभग 4/5वां भाग घेरता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ग्रीन हाउस गैस, ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है।
धूल तथा धुआं क्या होता है? ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न हो जो कि हानिकारक होता है। वायु में धूल के कणों की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? अवलोकन होता है। नेक्स्ट है आपका हवा के उपयोग देख लेते हैं। यूजेस ऑफ एयर, ये तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं और आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें होती हैं। यह सभी जीवों के श्वसन में क्या करती है? मदद करती है। यह पवन चक्की के ब्लेड को मोड़कर बिजली पैदा करने में भी क्या करती है? मदद करती है। यह बीज के फैलाव में भी मदद करती है। आपने देखा होगा जब भी हवा चलती है तो बीज जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर पहुंच जाते हैं और वहां पर भी फिर उसी का पौधा भी जमाता है। आपने ये चीज नोटिस भी की होगी। यह पानी के चक्र में मदद करता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसों के नाम आपको पता होने चाहिए। इसकी मैंने ट्रिक भी लिख दी है। ओ मीना कल काजल लगाना, आप याद करिए इसे, मेरे साथ रिपीट करिए। ओ मीना कल काजल लगाना। इस तरीके से आप सॉन्ग वे में याद करेंगे तो शायद आपको ज्यादा इजी रहेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। ओ से क्या हो जाएगी आपकी? ओजोन। नेक्स्ट है आपका मी से हो जाएगी मीथेन। नेक्स्ट है आपका ना से हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका क से हो जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। का से हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका जल से हो जाएगा आपका जल वाष्प। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, आप इसे याद करिएगा ट्रिक वे में। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ एयर, किस मतलब जो गैसेज होती है उसकी कितनी परसेंटेज कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है 78%, ऑक्सीजन की होती है 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 0.03%, ऑर्गन की होती है 0.90% एंड अन्य गैसेज जितनी भी और अदर्स गैसेज होती है उनकी होती है 0.17%। ये मैंने डायग्राम बना दिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की, फिर बीच में किसकी आ जाती है? आपकी ऑक्सीजन की। इतना पार्ट जो है वो आपका ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से आप डायग्राम फॉर्म में भी देख सकते हैं। डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि नाइट्रोजन किस मतलब सबसे ज्यादा किसकी है, मतलब ऐसे करके पूछ ली जाती है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कचरा संग्रहण एवं निपटान, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं एक ऐसी सामग्री जिसका उपयोग करने वाले के लिए अब कोई मूल्य नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यर्थ पदार्थ। स्रोत यानी वेस्ट ऑफ सोर्स, जैसे कि घरेलू अपशिष्ट हो गए, डोमेस्टिक वेस्टेज हो गए, औद्योगिक अपशिष्ट हो गए, कृषि अपशिष्ट हो गए, वाणिज्यिक अपशिष्ट हो गए। ये तो आप कूड़े से थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हैं, सब अलग अलग चीजों में होता है। जैसे घरेलू में कचरा, मलमूत्र, राख, खटाई, घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं। औद्योगिक में उद्योगों द्वारा जब उत्पादित अपशिष्ट होते हैं, धुआं निकलता है, प्लास्टिक बच जाती है, कांच होता है, टुकड़े, ये सारी चीजें किस में आ जाती है? औद्योगिक में। कृषि में जैसे कि अपशिष्ट चावल की भूसी होती है, सूखे तने, पुआल, मालम, मवेशी, ये सारी चीजें क्या होती है? कृषि की चीजें होती हैं। वाणिज्यिक में जैसे दुकान होगी, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, इनसे जो उत्पन्न कचरा होता है उसे बोलते हैं वाणिज्यिक अपशिष्ट। क्लियर है? कचरे का निपटान हम कैसे कर सकते हैं? सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे ग्रत होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र भी कहा जाता है, मतलब ऐसी जगह गाड़ा जाए उन्हें जिससे उनका निपटान किया जा सके। कुछ पदार्थों के विलंबित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग भी कहते हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? गिजर्ड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो केंचुए होती हैं उन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। नोट मैंने लिख दिया है। कुछ शहरों तथा नगरों में दो प्रकार के कचरों का एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान किए जाते हैं। आपने आजकल देखा भी होगा, एक नीले कलर का होता है, एक हरे रंग का होता है। तो इसमें क्या होता है? देखो नीले रंग में ये चीज पूछ ली जाती है कि नीले रंग में हम किस प्रकार का कूड़ा डालते हैं, हरे रंग में कौन सा। तो नीले कूड़ेदान में हम क्या प्रयोग करते हैं? पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डालते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातु, कांच, इनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक है वो बिकती भी है, तो यानी वो इसीलिए बिकती है ताकि उसका दोबारा से रीयूज किया जा सके। और नेक्स्ट हरे कूड़ेदान में क्या डाला जाता है? इसमें रसोई तथा अन्य पादप जंतु अपशिष्ट को एकत्र करके किया जाता है। क्लियर है? तो दोनों का आपको पता चलिए, नीला और हरा, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। मैंने इसे इसीलिए नीले पेन से एंड हरे पेन से लिखा है ताकि आपको ये चीज भी नोटिस करें आप और ये चीज में आपको क्लियर रहे।
नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक वरदानियां अभिशाप। ये आपकी स्लाइड का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक होता है। आपने देखा भी होगा, इन सब पे चीज़ों पे बैन लगा हुआ है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे, उसे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। नेक्स्ट है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना दिए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, जब लास्ट में चैप्टर में बॉक्स में दिए होते हैं, वो चीज़ है ये। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो ये साइंस की PDF आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। 6th क्लास की कंप्लीट NCERT को मैंने इसके अंदर कवर कर दिया है। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करे आपके एग्जाम के पर्पज से। प्लीज़ आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स जो होते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देखिए, मैंने बीच में कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं की है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप फ्री है इस चीज़ के लिए। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।